हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की क्लास में डॉक्टर वीरपाल सिंह के साथ। और आज हमारी क्लास का टॉपिक है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। जी हाँ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर हम सेकंड ए ग्रुप के रेडिकल्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस। जी हाँ, दी पॉइंट टू बी डिस्कस क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स, टेस्ट फॉर सेकंड ग्रुप रेडिकल्स। जी हाँ, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं सेकंड ए ग्रुप रेडिकल्स का। इसमें कौन कौन से रेडिकल हैं, कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट है, कौन सा ग्रुप रिएजेंट है और किस प्रकार से इनके टेस्ट होने हैं, कैसे इनको हमें इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम एक सरसरी नजर डाल देते हैं कि 7 ग्रुप जो है बेसिक रेडिकल की, जो 7 ग्रुप हैं उन ग्रुप में हम कौन कौन से रेडिकल को इंक्लूड करते हैं और किस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, इस पर एक सरसरी नजर डालते हैं। तो 0 ग्रुप और 1 से लेकर के 6 ग्रुप, कुल 7 ग्रुप हैं। इन 7 ग्रुपों में प्रत्येक ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट होता है और उस ग्रुप रिएजेंट से उस ग्रुप में आने वाले सभी रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स का प्रिसिपिटेशन या उनका डिटेक्शन हो जाता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। 0 ग्रुप, जी हाँ, 0 समूह का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है तनु NaOH का सॉल्यूशन और इसमें जो रेडिकल आता है वो है एकमात्र रेडिकल है अमोनियम रेडिकल। और प्रथम ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl एसिड और इसके अंदर जो रेडिकल आते हैं वो हैं लेड, सिल्वर और मर्क्यूरस। जी हाँ, ये 3 रेडिकल हैं प्रथम समूह के अंदर आते हैं। द्वितीय समूह के अंदर ये द्वितीय समूह है, इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl अम्ल की उपस्थिति में H2S गैस। जी हाँ, और इसमें जो रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स जो इस ग्रुप में आते हैं वो सेकंड ग्रुप ए और सेकंड ग्रुप बी, इसमें 2 सब ग्रुप हैं। तो सेकंड ग्रुप ए के अंदर मर्क्यूरिक यानी कि Hg+2, लेड, कॉपर, बिस्मथ, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टिन, स्टेनिक और स्टेनस 2 रूपों में ये मिलता है। तो इस प्रकार से ये बेसिक रेडिकलों की लिस्ट है सेकंड ग्रुप के अंदर। इसी प्रकार से अन्य ग्रुपों के अंदर भी बेसिक रेडिकल्स, उस ग्रुप में आने वाले कुल बेसिक रेडिकल्स और उस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट यहाँ पर विस्तार से दिया हुआ है। लेकिन हमारा आज के इस चैप्टर का उद्देश्य सेकंड ए ग्रुप के रेडिकल्स और उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में अध्ययन करना है। इसलिए हम सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आइए, ये सेकंड ग्रुप रेडिकल है जिसको हम सरलता हेतु द्वितीय समूह को 2 भागों में व्यक्त कर दिया गया है। यानी परीक्षण और डिटेक्शन की सरलता के लिए सेकंड ग्रुप को 2 सब ग्रुपों में विभक्त किया गया है, सेकंड ग्रुप ए और सेकंड ग्रुप बी, यानी कि द्वितीय ग्रुप बी समूह। इसमें आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन, स्टेनस और स्टेनिक 2 ये रेडिकल्स आते हैं। और सेकंड ग्रुप ए यानी कि द्वितीय समूह अ समूह, जिसमें कि मर्क्यूरिक, लेड, बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम आते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर का और आज की क्लास का उद्देश्य है ये द्वितीय समूह ए ग्रुप, जिसमें कि रेडिकल्स हैं मर्क्यूरिक, लेड+2, बिस्मथ+2, कॉपर+2 और कैडमियम+2। हाँ जी, इन्हीं बेसिक रेडिकल्स का आज हम इनके डिटेक्शन और इनके क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में स्टडी करना है। सेकंड ग्रुप रिएजेंट इसका H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। प्रथम समूह के अम्लीय निस्यंद यानी कि उसके फिल्ट्रेट में H2S गैस प्रवाहित करते हैं। यदि कोई अवक्षेप आता है तो द्वितीय समूह उपस्थित है, अन्यथा कोई अवक्षेप नहीं आता, कोई रिएक्शन नहीं होती, तो यह तृतीय समूह के लिए परीक्षण के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन प्रथम समूह का अम्लीय निस्यंद यानी कि अम्लीय जो फिल्ट्रेट है, एसिडिक जो फिल्ट्रेट, उसमें H2S गैस पास करते हैं और अवक्षेप आता है तो सेकंड ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है। सेकंड ग्रुप के प्रेजेंट होते ही उस अवक्षेप के रंग द्वारा भी द्वितीय समूह के मूलकों की मूलक विशेष की कल्पना की जा सकती है। अर्थात इस प्राप्त अवक्षेप के रंग
इस प्राप्त अवक्षेप के रंग से उसमें उपस्थित मूलक की अंदाज लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार से अंदाज होगा। सेकंड ग्रुप ए काला भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है तो सेकंड ए ग्रुप में से रेडिकल मर्क्यूरिक, बिस्मथ, कॉपर और पीला अवक्षेप प्राप्त होता है तो कैडमियम हो सकता है। यदि सेकंड ग्रुप बी में अंदाज लगाते हैं हम तो काला भूरा अवक्षेप प्राप्त होने पर स्टेनस और पीला अवक्षेप प्राप्त होने पर आर्सेनिक और स्टेनिक और नारंगी अवक्षेप प्राप्त होने पर एंटीमनी हो सकता है। इस प्रकार से प्राप्त अवक्षेप के रंग से हमें सेकंड ग्रुप में आने वाले रेडिकलों की उपस्थिति का अंदाज लगाया जा सकता है। सेकंड ग्रुप समूह के अवक्षेप का कुछ भाग, यानी कि जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है उसका कुछ भाग लेकर के पीले अमोनियम, येलो अमोनियम सल्फाइड में घोलते हैं। तो यदि अवक्षेप घुल जाता है, यानी कि घुलनशील होता है या अघुलनशील होगा, घुलनशील होगा, विलेय होगा तो सेकंड ग्रुप बी के प्रेजेंट होंगे। और यदि अवक्षेप घुलता नहीं है, अविलेय रहता है, अघुलनशील है तो सेकंड ग्रुप ए के रेडिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। अर्थात प्राप्त अवक्षेप को येलो अमोनियम सल्फाइड में घोलते हैं और अवक्षेप नहीं घुलता है तो सेकंड ए ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड ए ग्रुप के रेडिकल्स प्रेजेंट हैं। जी हाँ, तो सेकंड ए ग्रुप के रेडिकल्स मर्क्यूरिक, लेड, बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम होते हैं। आइए इन्हीं के बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है तो देखते हैं इनके बारे में। सेकंड ए ग्रुप के रेडिकल्स जिसमें कि मर्क्यूरिक, लेड, बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम आते हैं। इस ग्रुप रिएजेंट यानी कि ग्रुप रिएजेंट प्रथम समूह के अम्लीय मिश्रण में H2S गैस प्रभावित करके प्राप्त अवक्षेप को छानकर पृथक कर लिया जाता है और इस अवक्षेप का कुछ भाग येलो अमोनियम सल्फेट में घोलने पर ये नहीं घुलता है और इस तरीके से हम अब इस अघुलनशील अवक्षेप को 50% HNO3 के साथ उबालते हैं तो ये अवक्षेप नहीं घुलता है, तो इसमें मरकरी हो सकता है। और यदि ये अवक्षेप नहीं घुलता है तो मरकरी की उपस्थिति हो गई। और यदि अवक्षेप घुल जाता है और घुलने पर ये अवक्षेप घुल जाता है और घुलने पर इस विलयन में हम 1-2 ड्रॉप H2SO4 की डालते हैं और सफेद अवक्षेप आ जाता है तो उसमें लेड हो सकता है। जी हाँ, और यदि अवक्षेप नहीं घुलता है, यदि अवक्षेप डाइल्यूट H2SO4 डालने पर कोई इसमें अवक्षेप नहीं आता है तो इसमें हम थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो इसमें 3 संभावनाएं बन सकती हैं। यानी सफेद अवक्षेप आ जाए तो बिस्मथ हो सकता है, और यदि नीला रंग आ जाए सॉल्यूशन का तो कॉपर हो सकता है, और येलो अवक्षेप आ जाए तो कैडमियम हो सकता है। तो इस प्रकार से इस सेकंड ए ग्रुप का जो प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ था और ये प्रेसिपिटेट येलो अमोनियम सल्फाइड में अवलेय था, उस प्रेसिपिटेट की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है यहाँ हम देख रहे हैं। यदि अवक्षेप 50% HNO3 के साथ घुल जाता है, सॉल्यूशन बना लेता है तो 100% उसमें मर्क्यूरी एब्सेंट हो जाता है, और यदि इसमें नहीं घुलता है तो उसमें मरकरी हो सकता है। मरकरी है तो क्या होगा, आइए इसको कंफर्म कर देते हैं। मरकरी को हम यदि अवक्षेप नहीं घुलता है तो उस 50% HNO3 में तो उसमें मरकरी हो सकता है, और मरकरी हो सकता है तो उस अवक्षेप को अम्ल राज के अंदर यानी कि 3:HCl और 1:HNO3 के मिक्सचर में हम उसको घोलते हैं तो सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और इस सॉल्यूशन के 2 भाग कर लेते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम भाग और द्वितीय भाग को 2 प्रखंडलियों में ले लेते हैं और इस एक प्रखंडली के साथ इस विलयन में SnCl2 का विलयन डालते हैं तो स्लेटी अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे मरकरी कंफर्म हो जाता है। और द्वितीय भाग में ताम्र चीलन और गर्म पानी अधिक मात्रा में मिलाया जाता है तो तांबे पर स्लेटी परत जम जाती है, इससे भी मरकरी कंफर्म हो जाता है। और हम ये 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट के द्वारा मरकरी को कंफर्म कर देते हैं, अर्थात दिए गए विलयन में, दिए गए मिक्सचर में मर्क्यूरिक आयन उपस्थित है। तो इस प्रकार से हमने मरकरी का देखा। अब एक बार से हम मरकरी के लिए दोबारा से इसको रिवाइज कर जाते हैं।
कि यदि सेकंड ए ग्रुप कन्फर्म हो जाता है तो उससे प्राप्त प्रेसिपिटेट को येलो अमोनियम सल्फाइड में घोल के देखते हैं तो वो नहीं घुलता है, तो सेकंड ए ग्रुप कन्फर्म हो जाता है। सेकंड ए ग्रुप कन्फर्म होते ही उसको हम अवक्षेप को 50% HNO3 में घोलने की कोशिश करते हैं और अवक्षेप नहीं घुलता है तो मरकरी कन्फर्म है, मरकरी होने की संभावना कन्फर्म हो जाती है। अब इस संभावना को कन्फर्मेशन में बदलना है तो उसको फिर हम अम्लराज के अंदर घोलते हैं और प्राप्त विलयन को दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग में स्टेनस क्लोराइड डालते हैं और दूसरे भाग में ताम्र शीलन डालते हैं और पानी अधिक मात्रा में डालते हैं। तो प्रथम भाग से तो स्लेटी अवक्षेप प्राप्त है, द्वितीय भाग से तांबे की शीलन पर स्लेटी परत जम जाती है। दोनों ही इन कन्फर्मेटरी टेस्टों से यहाँ मरकरी कन्फर्म हो जाता है। इस प्रकार मरकरी का हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस और रेडिकल के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन से होते हैं ये और क्या पैटर्न होता है ये हमने अभी स्टडी किया है। तो आइए दोबारा से हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि यदि अवक्षेप HNO3 के अंदर घुल जाता है, HNO3 के अंदर घुल जाता है और उसमें 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप हम कंसंट्रेट H2SO4 की डाल देते हैं तो उसमें सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, तो उसके अंदर लेड कन्फर्म है और लेड कन्फर्म है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होती है। तो फिर इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट के द्वारा कैसे कन्फर्म करेंगे, आइए देखते हैं कि इस भाग जो अवक्षेप प्राप्त हुआ था इस अवक्षेप को पानी के साथ उबालकर 3 भागों में बांट लिया जाता है। यानी कि जो सेकंड ए ग्रुप का जो प्रेसिपिटेट था उसको हमने HNO3 के अंदर सॉल्यूशन बनाया था और उस सॉल्यूशन में 2-3 ड्रॉप H2SO4 की डाली थी और उस व्हाइट प्रेसिपिटेट जो प्राप्त हुआ था उस प्रेसिपिटेट को हम पानी के अंदर बॉयल कर लेते हैं तो विलयन प्राप्त हो जाता है। और इस विलयन को हम 3 प्रणालियों में अलग अलग ले लेते हैं। प्रथम भाग एक प्रणाली में, द्वितीय भाग दूसरी प्रणाली में, तृतीय भाग तीसरी प्रणाली में, और इन तीनों भागों से कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये है लेड के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट। सफेद अवक्षेप को पानी के साथ उबालकर सॉल्यूशन को 3 भागों में बांट लेते हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। जी हाँ, इस प्रथम भाग में K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। द्वितीय भाग में KI सॉल्यूशन डालते हैं तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और तृतीय भाग में डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो सफेद अवक्षेप पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार तीनों ही टेस्टों से हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट कन्फर्म हो जाता है, यानी कि लेड का कन्फर्म हो जाना इन तीनों ही कन्फर्मेटरी टेस्ट से ये हम आसानी से पता कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि दिए गए मिश्रण के अंदर लेड +2 आयन या मिक्सचर में साल्ट लेड का 100% प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम ये लेड के कन्फर्मेशन को यहाँ सुनिश्चित कर चुके हैं। और आइए अब यदि अवक्षेप में H2SO4 की 2-3 ड्रॉप डालने पर भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो फिर उस सॉल्यूशन को गर्म करके उसमें से H2SO4 को बॉयल ऑफ कर देते हैं, यानी कि उसको उबाल देते हैं और उसके बाद उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलाया जाता है। तो यदि इसमें सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है तो बिस्मथ है, और यदि ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है तो कॉपर है, और पीले कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसमें कैडमियम है। तो आइए इनके लिए आगे का स्टेप अडॉप्ट करते हैं। तो हमने देखा कि सफेद अवक्षेप को यदि उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसके अंदर बिस्मथ हो सकता है। इसे कंफर्म करने के लिए हम बिस्मथ को हम उस सफेद अवक्षेप को छानकर सांद्र HCl में घोल बना लेते हैं और इस घोल को परखंडी में भरकर काफी मात्रा में पानी मिलाया जाता है। तो देखते हैं इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट। तो सफेद अवक्षेप को छानकर सांद्र HCl में घोल लिया जाता है और विलयन प्राप्त होता है और इससे कंफर्म हो जाता है कि इसमें बिस्मथ है। और उस अवक्षेप को HCl में घोलने के बाद उसमें यदि उसी प्रक्रिया में और अधिक मात्रा में पानी मिलाया जाता है तो सफेद अवक्षेप पुनः प्राप्त हो जाता है, इससे बिस्मथ रिकन्फर्म हो जाता है। और इस प्रकार से ये 2 टेस्टों के द्वारा हम बिस्मथ की उपस्थिति को कंफर्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट रेडिकल्स के लिए यदि विलयन में NH4OH सॉल्यूशन डाला जाता है और सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है तो वो कॉपर की उपस्थिति को जाहिर करता है। इसे कंफर्म करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उपरोक्त ब्लू कलर के सॉल्यूशन को एसिटिक एसिड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर
नीला रंग का सॉल्यूशन और उसमें एसिटिक एसिड और पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6 डालते हैं तो ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ये किस वजह से होता है? ये आयरन को ये रिप्लेस कर देता है कॉपर, और इसकी वजह से ये लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और कॉपर कन्फर्म हो जाता है। इस प्रकार से दिए हुए मिक्सचर में कॉपर को कन्फर्म करने के लिए हमें ये टेस्ट करते हैं, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिए गए सॉल्यूशन में कॉपर साल्ट निश्चित है। अगला रेडिकल था हमारा, यदि उसमें पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, यानी कि उस सॉल्यूशन में NH4OH डालने पर हमें अवक्षेप पीला प्राप्त होता है, तो कैडमियम की उपस्थिति जाहिर हो जाती है। इसे कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइए देखते हैं। यहां देखते हैं कि पीला अवक्षेप को हम डाइल्यूट HCl के साथ गर्म करके सॉल्यूशन बनाते हैं, और सॉल्यूशन बनने के बाद उस सॉल्यूशन को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। उस सॉल्यूशन को अधिक मात्रा में NH4OH मिलाया जाता है तो पीला अवक्षेप पुनः प्राप्त हो जाता है और कैडमियम कन्फर्म हो जाता है। उपरोक्त विलयन में उपरोक्त पीला अवक्षेप को डाइल्यूट HCl में और गर्म करते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाता है, कैडमियम कन्फर्म हो जाता है, और उस एवं सॉल्यूशन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो एक्सेस मात्रा में तो येलो पीपीटी रीअपियर हो जाता है, और ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो वो पुनः डिसअपियर हो जाता है। उपरोक्त सॉल्यूशन में H2S गैस पास करते हैं तो पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और कैडमियम कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैडमियम को कन्फर्म करने के लिए हम इन टेस्टों को कंडक्ट करते हैं, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिए गए मिश्रण में कैडमियम साल्ट कन्फर्म प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हमने अभी और आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि सेकंड ए ग्रुप में आने वाले रेडिकल्स कौन कौन से, कॉपर, मरकरी, कैडमियम, बिस्मथ, और इस प्रकार से इनके लिए आने वाले टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट जिनसे कि हम इनको कंफर्म कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि कौन सा प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना है इनको कंफर्म करने के लिए। जो प्रोसीजर हमने आज डिस्कस किया है वो सिंपलेस्ट और करेक्ट प्रोसीजर है, उसको फॉलो करने से हम किसी भी परेशानी से बच सकते हैं और एक्यूरेटली हम इन रेडिकलों को डिटेक्ट या क्वालिटेटिवली हम उनका प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। तो आज हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको रिवाइज करें। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स एंड टेस्ट फॉर सेकंड ए ग्रुप रेडिकल्स। तो इस प्रकार से हम आज के लेक्चर में आपको इतना ही बताएंगे, और थैंक यू कहने से पहले हम आपको एक बार याद दिलाएंगे कि आपको हमारे सभी लेक्चर्स को सुनना है तो आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर वीरपाल सिंह पर जाकर के सभी लेक्चरों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और यदि आने वाले किसी भी लेक्चर की आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको हमारे नए आने वाले सभी वीडियो लेक्चरों की जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।